हेलो एंड नमस्कार फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बच्चों। नॉर्सेट 2023 जून को जो हुआ था, 3 जून को उसका रिजल्ट आ चुका है और इसमें कोई शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी नौकरी जिसमें इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, उस नौकरी को पाने के लिए जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, वो उसको क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, आप आईएएस, आरएएस, मेडिकल इंजीनियरिंग की जो आईआईटी या नीट की जो एग्जाम होती है, उसकी मेरिट को अगर एनालाइज करो तो आप समझ पाओगे कि एक नंबर पर 10-10 बच्चे होते हैं। इतना टफ कंपटीशन होता है। और हमारे नर्सिंग के एग्जाम में अभी क्या हो रहा है कि टोटल सीट्स जो थे ना, ये देखो सीट मैट्रिक्स सामने लेके आया हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। टोटल सीट थी 3700 जिनके लिए एग्जाम करवाया एम्स ने, सारे एम्स को मिलाकर के। उसमें से 80% फीमेल्स का रिजर्वेशन था, तो उनकी संख्या हो गई लगभग 3000 या 2950, यानी कि 2960 है अगर आप एग्जैक्ट नंबर में बात करो तो। 2960 सीट तो थी गर्ल्स के लिए और 740 सीट थी मेल कैंडिडेट या बॉयज के लिए। अब आप देखो कि एग्जाम के बाद जो क्वालिफाइड हुए हैं बच्चे, उन बच्चों में से सिर्फ 2670 क्वालिफाइड हुए हैं। जितने बच्चों ने, हजारों बच्चों ने जो एग्जाम दिया है, उसमें से केवल 2650 से थोड़े से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं। जो टोटल सीट्स है उससे भी लगभग 1000 सीट कम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो कि ये कौन सी लिस्ट निकली है, अगली लिस्ट कब निकलेगी। ये फाइनल लिस्ट है। इसमें से अगर कोई बच्चा कहीं ज्वाइन नहीं करेगा या जो पहले से सिलेक्टेड होगा कहीं और पर और उसने एग्जाम दिया होगा, उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा, तो अगर वो इस बार ज्वाइन नहीं करेगा तो कुछ सीट्स खाली होंगी जिसके लिए सेकंड और थर्ड लिस्ट निकलेगी। लेकिन इससे ये रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। इसका मतलब अब जो 2670 जो क्वालिफाई हुए हैं, उनमें से भी देख लो आप, फीमेल कैंडिडेट्स हैं टोटल 1615, मतलब सिर्फ 1615 गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है नॉर्सेट के एग्जाम को, और मेल में केवल 1045। तो बच्चों, मेल की सीट तो थी 750, तो 750 से ज्यादा मेल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेल कैंडिडेट की जितनी भी सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी। अगर एक कैटेगरी का बच्चा नहीं आ पा रहा है तो दूसरी कैटेगरी का उसमें स्विच कर जाएगा, पर क्योंकि उसने क्वालिफाई कर लिया है तो उसको सीट मिल जाएगी। तो 80-20 का जो नुकसान रोते थे ना बच्चे की, सर 80-20 है, 80-20, अरे भाई 20% सीट भरने में भी आपको जोर आ रहा है, पहली बात तो। और गर्ल्स की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जब पहले से मालूम है कि 80% सीट आपके लिए रिजर्व है नॉर्सेट के अंदर, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी चाहिए थी बच्चों, ताकि आप क्वालिफाई कर जाते। अपनी कैटेगरी में आप मिनिमम परसेंटेज भी अगर बना लेते तो आपका सिलेक्शन पक्का था इस बार, यानी कि जून में जो हो चुका है। ये तो आपकी सीट्स हो गई कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, कितनी टोटल सीट्स थी। अब ये है आपका कट ऑफ की, जनरल की कट ऑफ होती है 50%। तो 50% से ज्यादा लाने वाले में जनरल कैटेगरी के केवल और केवल 63 कैंडिडेट्स हैं। उसमें से 20 ईडब्ल्यूएस के हैं और 40 बिना किसी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, 50% नहीं बन रही है। ओबीसी जिसके लिए कट ऑफ 45% चाहिए होती है, उसके टोटल 485 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। इसमें सारे मिलाकर के है, मतलब मेल और फीमेल की एक साथ बात कर रहे हैं अभी हम। एससी कैटेगरी में 40% बनानी थी, एसटी कैटेगरी में भी 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन थी। तो एससी में 440 और एसटी में 57 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस बहुत ही सीधा है बच्चों, कि जो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका था, उसको हमने गवा दिया है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है, आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से हम इतने अच्छे एग्जाम में क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके मैं बहुत सीधे सीधे से कारण बताऊंगा, और आप इन कारणों से अगर एग्री करते हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर कांटेक्ट कर लेना। किसी भी तरह के डाउट को क्लियर कर देंगे आपके। सबसे पहला कारण जो है ना, जो इतनी बुरी हालत हो रही है, और मैं आपको बता दूं वीडियोस आना शुरू हो गए हैं,
फलाने इंस्टीट्यूट ने डाल दिया, उस कोचिंग ने डाल दिया। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, अभी दूसरी लिस्ट निकलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमारी कोचिंग से तो इतने सिलेक्शन हो गए। अगर आप ये जो दावे करने वाले हैं ना, मेरी कोचिंग से इतने सिलेक्शन है, मेरी कोचिंग से इतने, इनको अगर आप टोटल कर लो ना कभी, तो ये टोटल तो 5000 से भी ऊपर निकल जाएगा। और पिछले एग्जाम में भी यही हुआ था। और टोटल सीट 2600 है, लेकिन इनके दावे को अगर आप कैलकुलेट करने लग जाओ कि इतने उससे हैं, तो आप 10,000 भी निकल जाते हो, कोई आश्चर्य नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज बेचे हमने। ऑनलाइन कोर्स में अगर 10,000 बच्चों ने एनरोल करा लिया और उसमें से एक बच्चा अगर सेलेक्ट हो रहा है, ये उसकी ऑफलाइन की मेहनत है, उसकी पर्सनल मेहनत है, खुद ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, या कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता है। और एक बच्चे ने एक से ज्यादा कोचिंग में भी ऑनलाइन क्लास ले ली, कहीं पर यूट्यूब पर देख लिया, या कहीं किसी भी तरह से अगर जुड़ गया, तो वो नंबर्स आपको दिखाएंगे। और जो सिलेक्शन हो रहे हैं उनमें बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एम्स को या किसी इंस्टीट्यूट को पहले ज्वाइन कर चुके हैं, या तो नर्सिंग ऑफिसर में है, या DSSB में, BHU में, जो अपना जगह बदलना चाहते हैं। कोई राजस्थान आना चाह रहा है, कोई जोधपुर के लिए, कोई दिल्ली के लिए। तो ऐसे बच्चे भी है बहुत, तो वो बच्चे भी सीट अपनी बदल लेंगे, तो उनका भी ये मान के चलो सिलेक्शन होने का फायदा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही नर्सिंग ऑफिसर थे। तो बेटा सबसे पहली जो चीज है ना, वो है एग्जाम का पैटर्न। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अगर आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप उस एग्जाम में कभी सफल हो नहीं सकते। एग्जाम का जो पैटर्न है उसको मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। एग्जाम का पैटर्न है टोटल प्रैक्टिकल बेस्ड। टोटल प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि अगर थ्योरी का भी सवाल पूछा जा रहा है, तो वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि प्रैक्टिकली वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटल के अंदर काम आने वाली है। आपको बिल्कुल सीधे सीधे ये बात पता हो जानी चाहिए कि आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम करना है हॉस्पिटल के अंदर, वो भी कैसा है, टर्शरी सेंटर। टर्शरी सेंटर पर काम करना है, क्योंकि वो एक टर्शरी सेंटर है जहां आपको नौकरी मिलने वाली है, और वहां आपको पेशेंट को डील करना है, मरीज की केयर करनी है। उसको अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए बाईपेप का, वेंटिलेटर का, उसकी ECG निकालनी है, उसकी ABG लेनी है, या उसका प्लूरल टैपिंग कराना है, उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगवाना है, उसको इंट्यूबेट करना है, या उसको दवाई देनी है, यही सारे काम है। फ्लूइड देना है। तो जो काम आप वहां करने वाले हो ना, उसी से जुड़ी हुई थ्योरी पूछी जाती है। और अब तो पैटर्न ये है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लिनिकल फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे मरीज अगर इमरजेंसी में आया, उस मरीज का इन्वेस्टिगेशन ये है, उस मरीज की कंडीशन ये है, उसका BP इतना है, उसकी हार्ट रेट इतनी है, तो इनमें से कौन सी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। अगर मरीज इमरजेंसी में आया है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको कौन सी पोजीशन में बिठाओगे। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इनके रेशनल पर आपसे सवाल पूछा जाता है। तो अगर अब भी आपको ये लग रहा है कि साहब जो कोचिंग के नोट्स थे उनको अगर हमने पढ़ करके और एग्जाम दे देंगे, तो बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। क्योंकि कोचिंग में नोट्स जो 10 साल पहले बने थे, आज भी वही नोट्स चल रहे हैं। लेकिन 10 साल पहले नर्सिंग ऑफिसर का जो लेवल था, आज बहुत ज्यादा बदल चुका है। इतने सारे एम्स 10 साल पहले नहीं थे, इस तरह का एग्जाम पहले 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। एक लाइन के क्वेश्चन होते थे, 4 ऑप्शन होते थे, एक सही याद करके आ गए, गोल्डन पॉइंट्स रट करके आ गए और सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, और ये आपके सामने है पर आपको दिख नहीं रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैं जानता हूं कि कोई गारंटी नहीं ले सकता सिलेक्शन की, है ना। तो जो दूसरा कारण है ना, कोचिंग्स का पैटर्न, मैं खुद ये बात कह रहा हूं कि साहब कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए कोचिंग वाले ने जो पढ़ाया है वो एक बात हो गई, और आपने उसे कितना समझा या याद रखा वो दूसरी बात होगी। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं करवाया, ये आपकी गलती है। लेकिन आप एक सवाल अपने आप से और अपनी कोचिंग से पूछ सकते हो कि जो एग्जाम में पूछा गया था, क्या वो आपने कोचिंग के अंदर पढ़ा था या नहीं। जिस तरह के क्वेश्चन एम्स में नॉरसेट के एग्जाम में आपने फेस किए, क्या उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कोचिंग वालों ने करवाई थी या नहीं करवाई थी। जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके 2 घंटे बाद लाइन लग गई थी, मतलब आंसर की बताने की, और क्वेश्चन का पता नहीं है, ऑप्शंस का पता नहीं है, लेकिन दावा ठोका जा रहा है सबसे पहले हमने
और बेचारे जिन बच्चों के 110 नंबर सही हो रहे थे या 120 नंबर सही हो रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाहर बच्चे बैठे हैं जो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि सर उस कोचिंग वाले ने बताया था उस आंसर की के हिसाब से मेरे 120 नंबर सही थे, 120 नंबर आ रहे थे, लेकिन कहीं अता पता नहीं। इसका मतलब 100 क्वेश्चन भी नहीं ठीक हुए माइनस मार्किंग हटा करके, नहीं तो क्वालिफाई हो जाता और सिलेक्शन पक्का था। तो ये जो दावे हैं, अब वक्त आ चुका है कि आप अपने इंस्टीट्यूट वाले से पूछो कि सर अगर आपके दावे में इतनी सच्चाई है, आप कहते हो हजारों बच्चों को सिलेक्शन करा दिया या यहां से पढ़ने के बाद में कोई पेपर क्वेश्चन आउट नहीं जाता, तो फिर क्यों नहीं क्वेश्चन मिले हैं? आपने जो पढ़ाया था वो सब हमें याद है, जो पढ़ाया था वो सब हमने अच्छे से समझा है, फिर भी हमारे क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहे हैं तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। अगर मैं 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो घर जाके नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चों की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन अगर वो जो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि साहब हमने सब कुछ पढ़ा, कोचिंग के नोट्स भी हमें अच्छे से याद हैं, जो आपने पेपर में क्वेश्चन दिए थे वो सब हमने कर दिए बहुत आसानी से, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं है, इसका मतलब बच्चों पढ़ाई गलत की गई है या कमी अब पढ़ाई में। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि जिस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पैटर्न पर अगर आपको एग्जाम की तैयारी आपने नहीं की है तो कितनी भी बार कोचिंग कर लो, कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, भीड़ कितनी भी ज्यादा हो, वो सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि वक्त के साथ में अगर आप नहीं बदले तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो। जो सिलेक्शन हुए उनमें से ज्यादातर साउथ के निकलेंगे, कुछ दिल्ली के निकलेंगे, और यहाँ वाले जो दावे करेंगे वो वही हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेन ड्राइव भेज दिया था या ऑनलाइन क्लास में हजारों बच्चों में जो क्लास ली थी वो ले ली, लेकिन सिलेक्शन में उसका कितना योगदान है कुछ नहीं पता। 12-12 बजे तक क्लासेस चल रही थी, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लगातार क्लासेस चल रही थी, लेकिन उन क्लासेस में जो कंटेंट था ना वो दमदार नहीं था, वरना इतना बुरा हाल नहीं होता। मैं दावों की बात नहीं कर रहा कि कोई कहेगा मेरे इतने सिलेक्शन है, मेरे इतने सिलेक्शन है। मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर स्टूडेंट हैं, क्योंकि कोचिंग वालों को तो बुरा लगने वाला वीडियो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि जो एम्स का एग्जाम हुआ है, जून में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जिस तरह के सवाल थे उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है या नहीं। मेरी कोचिंग के लिए आप जो यूट्यूब पर भी जो मैं अभी अपनी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहा हूं, वो आखिर के 4 वीडियोस भी आप देख लोगे ना लेटेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न हमारा पढ़ाने का क्या है। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूं, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, आईसीयू के अंदर काम कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे मालूम होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा और किस तरह से पूछेगा, क्योंकि मेरा काम पूरा क्लिनिकल है। और पूरा क्लिनिकल काम से जो प्रैक्टिकल और थ्योरी की चीजें आपके लिए जरूरी होती हैं वो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं दिन रात वहां काम कर रहा हूं, आपसे भी काम करवा रहा हूं कि नर्सिंग ऑफिसर को क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कितनी जानकारी उसको होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यूज उसको कितनी पता होनी चाहिए, प्रोसीजर के बारे में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको बेसिक रीजन बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, कोचिंग्स के पढ़ाने का पैटर्न नहीं बदला है। और कोई कोचिंग वाला अगर क्लिनिकल फिजिशियन से पढ़वाएगा कि जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो जो बहुत सालों से हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो जो हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, प्लस जिसने किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी हो, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी कोचिंग में हो। ऐसा नहीं है कि साहब आपको इसी कोचिंग में आपको कोई घुट्टी पिला दी जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ जो पैटर्न पढ़ाया जाएगा वो एग्जैक्टली वो पैटर्न है जो एम्स आपसे पूछता है। और इसका प्रमाण, इसकी जो सबूत इसका है, इसका एविडेंस आप हमारे पुरानी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देख सकते हो। रिसेंट में भी डेली यूट्यूब पर 8 से 10 के बीच में क्लास हो रही है, उस क्लास के क्वेश्चंस का लेवल देख लो। मेरी कोई भी 4 क्लास उठा करके एक बार आप देख लो पूरी, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम का लेवल क्या होता है और प्रयोग का लेवल एग्जाम के लेवल से एक स्टेप ऊपर है। और एक चीज बस आप समझ लो बच्चों, ये जो इमोशनल करने वाली बातें होती है ना कि भाई एक दिन में नहीं कामयाबी मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, भाई मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब आप सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में अगर आगे बढ़ रहे हो तो कामयाबी मिलती है। नहीं तो जैसे वो घुन होता है ना, घुन दिन रात लगा रहता है लेकिन वो सिर्फ नुकसान करता है, वो कहीं पहुंचता नहीं है। कोलू का बैल
24 घंटे भी अगर चलता है ना तो कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उसको डायरेक्शन नहीं पता है, वो एक ही जगह पर घूम रहा है। तो आप अगर पुराने पैटर्न पर घूमते रहोगे तो आपका रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहां प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जहां प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, हमने पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिखाना शुरू किया है कोचिंग के अंदर, ताकि बच्चा उसको फील कर सके, उसको देख सके। जो प्रोसीजर होते हैं उसके वीडियोस बना करके हम लाइव क्लास में दिखाते हैं, ताकि आप उसको समझ पाओ कि ये प्रोसीजर ऐसे होता है, इसमें ये मेरा रोल होता है और इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं। अभी एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना जान लो कि जो पैटर्न आज की डेट में है उस पैटर्न पर अगर तैयारी करनी है, और इस नॉरसेट से अगर आपको ये समझ में आ गया है कि जो पुराना ढर्रा चल रहा था, रटे रटाए नोट्स, रटे रटाए क्वेश्चंस, जो एमटीपी या जो बुलेट्स दिए जाते थे कि गोल्डन पॉइंट्स हैं, उनसे अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर ये बात आपको समझ आए तो इस वीडियो को भी शेयर कर देना। इस नंबर को कभी भी आप डायल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी ये नंबर चलेगा। आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप बता सकते हो। हमारे भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस में से, एक की तो रैंक 455 है, एक की 468 है, और 2-3 बच्चे और हैं। तो अभी तो बता रहे हैं डिटेल की क्या क्या उनका रैंक रहा है, क्या क्या उनका डिटेल है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको अगर अपना रिजल्ट बदलने का मन है, कुछ डिफरेंट करने का मन है, कुछ नया करने का मन है जो एक्चुअल में आपको सिलेक्शन में हेल्प कराए, तो आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। नया बैच रिसेंटली शुरू हुआ है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे मोड अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। और फैकल्टी मेडिकल प्लस नर्सिंग की बहुत सीनियर फैकल्टी और बहुत अनुभवी फैकल्टी आपको यहाँ मिलेंगी। तो अब तक जो चल रहा था उसको बदलने का वक्त आ चुका है। अब नर्सिंग ऑफिसर अगर बनना है तो सही पैटर्न पर सही जगह पर तैयारी करके देखो। अगर आपको रिजल्ट मिले तो अपने दोस्तों को भी बताना, अगर नहीं मिलता है तो आप बता सकते हो कि सर आपने जो ये वीडियो तो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, अगर आपको ये लगता है कि सर नहीं जो एग्जाम में पूछा गया था वो तो हमने यहाँ पढ़ाई नहीं, तो अब इस बात को भी अपन सबके सामने रख देंगे और सबको ये बात अपने आप पता चल जाएगी कि आखिर में सच्चाई क्या है। तो बच्चों एक बात और कहूंगा आखिर में कि ये रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जितने सिलेक्शन चाहिए थे उतने भी नहीं हुए, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। पर किसी भी चीज का समाधान निराशा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, हताश हो जाओ, या कोई भी चीज असंभव नहीं है। बस अपने प्रयासों को बदलने की जरूरत है, अपनी दिशा बदलो, अपनी डायरेक्शन चेंज करो और सही पैटर्न को समझो। जहां पर आपको एक्चुअल में उस पैटर्न पर तैयारी कराई जा रही है वहां आप जाओ। और आप ये जो मेंटेलिटी है ना, भीड़ कहां पर है या कौन कितना पुराना है, ये चीजों से डिसाइड मत करो। आप एक बार सब जगह जाकर के देख लो कि साहब यहाँ पर भी मैंने डेमो क्लास ले ली है। फीस जमा करने से पहले एक बार बोलो कि साहब ठीक है मैं 2 दिन बाद आता हूं, और आप डेमो क्लास लेकर के देखो। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके भविष्य के लिए कौन सी चीज बहुत ज्यादा अच्छी है और कौन सी चीज सिर्फ झांसा है या दिखावा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर एक ही तरह के प्रयास करेंगे तो आपका रिजल्ट भी एक जैसा रहेगा। अगर परिणाम बदलना है तो प्रयास बदलने पड़ेंगे। एक प्रयोग करके देखो, सक्सेस प्रयोग में क्लासेस लेकर के देखो, अगर सेटिस्फेक्शन हो उसके बाद फीस जमा कराएं। अगर नहीं सेटिस्फेक्शन है, दरवाजे खुले हुए हैं, भीड़ की खूब गुंजाइश है, कहीं पे भी जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अपने भविष्य के लिए एक बार आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, सब जगह जाकर के देखना पड़ेगा, तो आप अपना भविष्य बना पाएंगे। इस वीडियो में अगर कुछ बातें आपको अच्छी लगी हैं तो शेयर जरूर कर देना, और आपको खुद को अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। और हमारे रिजल्ट के लिए मैं बाद में दोबारा आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खूब सारी मेहनत करो, और जो सपना आपने देखा है उस सपने को टूटने मत दो। एक हथौड़ा और मार के देखो, फाइनली जिसके बाद में हो सकता है आप जिस हीरे की तलाश कर रहे हो वो हीरा आपको मिल जाए। जय हिंद।